चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का 96 नंबर सेट पर। और आज के क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं बच्चे आज के सेट में, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला ही प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है और शायद आप लोग को इसका आंसर भी पता होगा। और क्या है तो ये देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है। लाइट हैज़ अ वेवलेंथ रेंज। तो बहुत अच्छे से पता है आपको, प्रकाश जैसे ही प्रकाश की बात आती है, लाइट की बात आती है, तो आप सभी बच्चों को पता है अच्छे तरीके से कि प्रकाश जो है, ठीक है, यह अगर हम दृश्य प्रकाश की बात करते हैं, विजिबल रेज की बात करते हैं, तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए 400, ठीक है, नैनोमीटर से लेकर के आप 780 नैनोमीटर के बीच का तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये लगभग आप इसको इस रेंज में कह सकते हैं, है ना, इस रेंज में कह सकते हैं। ये आपका आंसर 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच कह सकते हैं आप, इसको विजिबल रेंज कहते हैं। और यह ठीक है क्या करता है, तो यह देखने की अनुभूति प्रदान करता है। ध्यान में रखना है कि यह देखने की अनुभूति प्रदान करता है, यानी यह जो है आपको देखने में सहायता करेगा, अनुभूति प्रदान करता है। एकदम ध्यान में रखना है, अनुभूति प्रदान करता है, बड़ा अच्छा बात है। यानी इट गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट, है ना, क्या देगा ये, तो ये सेंसेशन ऑफ साइट प्रदान करता है। ध्यान में रखना बच्चे, सेंसेशन ऑफ साइट प्रदान करता है, सेंसेशन ऑफ साइट। और जब भी लाइट रेज के विषय में हम बात करते हैं तो मैं बताता रहता हूं कि देखिए प्रकाश जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, EMW है ना, EMW है ना, प्रकाश क्या है, EMW। और ठीक है, यह आपको क्या है, तरंग है। याद रखना बच्चे, यह तरंग है। और जब भी तरंग होगा तो आपको पता है वेव है, क्या है, ये वेव है, इट इज वेव, है ना। और फिर क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि यह कण है ना, कण गुण भी प्रदर्शित करता है, कण गुण भी प्रदर्शित करता है। एकदम याद रखिएगा इसको, कण गुण भी प्रदर्शित करता है। यानी इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस, ठीक है, आपको ये देखिए पार्टिकल नेचर प्रदर्शित करता है। और यहां से आपको एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे कि 4000 से लेकर के 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रम जो है ये क्या है, तो भाई मेरे ये बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, बैगनी, है ना, बैगनी यानी वायलेट कलर का ये जो है ना वेवलेंथ होता है। एकदम ध्यान में रखना है, वायलेट कलर। और ये जो 8000 है यह लाल रंग का, रेड लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ होता है। एकदम याद रखना है, रेड लाइट का वेवलेंथ होता है। तो आप इसको मार सकते हैं, ए नंबर आंसर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, ध्यान में रखना है कि प्रकाश जो है विजिबल रेंज 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में इसका वेवलेंथ होता है। याद रखना भाई मेरे, इसका वेवलेंथ इसके बीच में होता है ना। तो बड़ा अच्छा बात है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा, तो आंसर एकदम ए नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के विषय में बात कर रहा है, यानी आपको फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो भाई दोनों मिरर पर हम बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ध्यान में रखना है, अवतल दर्पण इसको कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, अवतल दर्पण कहते हैं। और ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर होता है, एकदम ध्यान में रखना है। और भाई मेरे इस कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। चलिए अच्छी बात है। और ये जो है ना इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए उभरा भाग परावर्तक है, यानी आपको जो ठीक है बल्ज सरफेस है वह आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और ये उत्तल दर्पण है, ध्यान में रखना, ये उत्तल दर्पण होता है। और इसको हमने कन्वेक्स मिरर कह देना है। कौन सा मिरर कहते हैं, तो कन्वेक्स मिरर कहते हैं, एकदम याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखना है बच्चे मेरे कि इसको डाइवर्जिंग मिरर भी आप कह सकते हैं, डाइवर्जिंग, है ना, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और तीन बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको एकदम ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है, तो भैया U जो होता है ना इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये देखिए U दोनों में आपको निगेटिव होगा, यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है। बच्चे इमेज डिस्टेंस, ये देखिए अगर रियल इमेज का फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो अवतल दर्पण है रियल इमेज भी बनाएगा तो भी आपका निगेटिव होगा, ध्यान में रखना है।
भी आपका क्या हुआ, तो भैया ये निगेटिव होगा, है ना। अगर ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसमें ऑलवेज भी पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि आपको इमेज याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इमेज कैसा बनेगा, तो वर्चुअल या आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और बच्चे मेरे, इसका फोकस दूरी जो है ऑलवेज आपको निगेटिव होता है और इसकी फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जब भी उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा उत्तल दर्पण में, तो ध्यान में रखिए बच्चे, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। वक्रता त्रिज्या 2 गुना फोकस दूरी होता है तो यह भी पॉजिटिव होगा, लेकिन वस्तु दूरी ऑलवेज निगेटिव होता है। तो यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव और क्या हुआ, निगेटिव। आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो आसान सवाल है, लेकिन कंफ्यूज कभी बच्चा कर जाता है, तो कंफ्यूज आपको बच्चे नहीं होना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पर हम बात कर रहे हैं। यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है ना, तो चुंबकीय फ्लक्स पहले कहते किसको है, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे। चुंबकीय फ्लक्स ध्यान में रखिएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, एकदम ध्यान में रखना है। कौन सा फ्लक्स बोलेंगे, तो भैया ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। और ये होता क्या है, तो भाई साहब ये देखिए, ये क्लोज्ड सरफेस है, यह बंद सतह है ना, बंद सतह है। और बंद सतह से गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कह देते हैं, तो भाई मेरे याद रखना है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास थ्रू क्लोज सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, एकदम याद रखिएगा। यानी ठीक है, कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ध्यान में रखना भाई मेरे, कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, एकदम ध्यान में रखिएगा, बल रेखाओं की संख्या है ना, किसी बंद क्षेत्र से जो गुजरता है उसे आप चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और फाई बराबर क्या होता है भाई मेरे, तो फाई बराबर होता है बी डॉट डी एस, है ना, ध्यान में रखिएगा, बी डॉट डी एस, या बी डॉट ए भी कह सकते हैं, बी डॉट ए भी कह सकते हैं, या इसको तोड़ दीजिए, बी ए कॉस थीटा हो गया, बी ए कॉस थीटा, जहां डी एस क्या है, सदिश क्षेत्र है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, एकदम ध्यान में रखना है बच्चे। बी यहां क्या है, तो बी जो है चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और डीएस क्या है, तो डेट इज वेक्टर एरिया, एकदम ध्यान में रखना, सदिश क्षेत्र इसको कहते हैं, सदिश क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा बात है। तो आपको यहां याद रखना है कि फाई बराबर बी डॉट डी एस हुआ, तो बच्चे बी बराबर फाई अपॉन ए भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए फाई बराबर बी बाय ए नहीं होगा, गलत है। ए बराबर बी इंटू फाई, ये नहीं होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का, एकदम ध्यान में रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक याद रखना भाई मेरे, इसको बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं, वेबर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो भैया सीजीएस मात्रक होता है, एकदम इसको भी ध्यान में रखना है, ये होता है मैक्सवेल। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल कहते हैं। और ध्यान में ये भी रखना भाई मेरे कि 1 वेबर बराबर कितना होता है, तो 10⁸ मैक्सवेल होता है, 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह का प्रश्न अगर पूछता है तो आपको ध्यान में रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़ा ज्यादा आरामदेह है, क्यों, तो भाई कोई वस्तु सफेद कैसे नजर आएगा, तो कोई वस्तु, ध्यान में रखना है, एनी बॉडी, कोई वस्तु क्या हो रहा है भाई, तो कोई वस्तु जो है एनी बॉडी, है ना, एनी बॉडी, ध्यान में रखिएगा, है ना, कोई वस्तु या एनी बॉडी। क्या मैं कह रहा हूं कि उजला कब दिखेगा, ध्यान में रखना, व्हाइट कब दिखेगा, तो भैया ये सारे प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। याद रखिएगा, सभी, ठीक है, सभी आपतित प्रकाश को परावर्तित कर देता है, आपतित प्रकाश को, यानी इंसिडेंट रे जो उस पर पड़ता है बच्चे, उसको, सभी आपतित प्रकाश को क्या कर देगा,
तो परावर्तित कर देता है, एकदम याद रखिएगा, रिफ्लेक्टेड कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, 1 नंबर हो गया। उजला तभी दिखेगा। काला कब दिखता है, याद रखिएगा, काला कब दिखेगा, है ना, काला यानी ब्लैक कब दिखेगा, तो याद रखिएगा सभी को अवशोषित कर लेता है, सभी, ठीक है, आपको गिरने, जितना भी प्रकाश की किरणें वस्तु पर गिरती है सभी को क्या करता है, तो भैया ये अवशोषित कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब्ड ऑल इंसिडेंट रेज इंसिडेंट ऑन इट, है ना, अब शोषित कर लेता है, सभी को क्या कर लेगा, अब शोषित कर लेता है, एकदम याद रखिएगा। और किसी रंग का, पर्टिकुलर रंग का कब दिखेगा, किसी रंग का कब दिखता है भैया, किसी रंग का कब दिखता है, तो ध्यान में रखिएगा, किसी रंग का दिखता है तो जिस रंग का परावर्तन करेगा, एकदम याद रखना है, जिस रंग का परावर्तन करेगा उसी रंग का दिखेगा, जिस रंग का परावर्तन करेगा उसी रंग का दिखेगा, एकदम याद रखना भैया, ये 3 कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस रंग का परावर्तन करेगा उसी रंग का दिखेगा, एकदम याद रखिएगा। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई वस्तु उजला कब दिखता है, जब सभी आपतित प्रकाश को परावर्तित कर देता है। काला कब दिखेगा, तो सभी आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। किसी रंग का कब दिखेगा, तो जिस रंग का परावर्तन करेगा वस्तु उसी रंग का दिखता है। मान लीजिए कि ये लाल गुलाब है और ये रेड रोज है बच्चे, ये लाल इसलिए दिखता है क्योंकि यह लाल रंग का परावर्तन, रेड रोज लाल इसलिए दिखेगा क्योंकि यह लाल रंग का परावर्तन करता है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप लोग जानते भी होंगे भाई, है ना, एकदम याद रखिएगा। वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी उष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, इसीलिए उजला दिखता है। और भैया कोई अवशोषित होगा ही नहीं तो गर्मी क्यों लगेगा, इसीलिए सफेद कपड़ा पहना जाता है। याद रखिए, गर्मी के मौसम में आप सफेद कपड़ा पहनते हैं, क्यों, क्योंकि यह सभी आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, यानी ऑल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड। तो बहुत अच्छा बात है, आंसर ए नंबर होगा। वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी उष्मा को विकिरित कर देता है, गलत बात है। वे पसीना सोख लेता है, ये भी गलत बात है भैया, है ना। चलिए अच्छी बात है, यहां देखिए क्या कह रहा है, एक चलती हुई कार, है ना, और एक रेल इंजन, है ना। देखिए बच्चे, बनाने के लिए तो सवाल आप तुरंत बना लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट पकड़िए। मैं बार बार बोलता हूं, बिना कंसेप्ट के अगर आप सवाल बनाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। और कंसेप्ट आपको देखना चाहिए, क्या मैं बताना चाह रहा हूं। यहां देखिए, कह रहा है कि एक कार और रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है। तो भैया आप सभी बच्चों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p² बटा क्या, 2m होता है, ये फॉर्मूला है भाई, है ना। काइनेटिक एनर्जी और संवेग का, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच का रिलेशन है ये, है ना। इसको एकदम ध्यान में रखना चाहिए, या ध्यान में होगा भी आपको, p² अपॉन 2m, याद रखिएगा, यानी संवेग का वर्ग, ध्यान में रखना भाई मेरे, संवेग का वर्ग अब बटे 2 गुना क्या है, द्रव्यमान, यानी यह गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है, ठीक है, कि आपको समान गतिज ऊर्जा है, यानी जो समान है उसको नियत कर दीजिए भैया, जो समान है उसको नियत कर दीजिए, यानी काइनेटिक एनर्जी समान है तो काइनेटिक एनर्जी को नियत कर दिए, यानी p² समानुपाती 2m आ गया भैया, ये नियत हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब देखिए, यानी p समानुपाती √2m, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के, है ना। कहने का अर्थ है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। एकदम याद रखिए बच्चे, किस तरह मैंने किया है, यानी आपको यहां क्या है, संवेग, संवेग यानी मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा भाई मेरे, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो रहा है, यानी हायर द मास हायर द मोमेंटम, हायर द मास हायर द मोमेंटम, है ना। तो ये याद रखना है। तो किसका द्रव्यमान अधिक होगा, तो देखने से ही पता चल जाएगा कि कार और रेल इंजन में रेल इंजन का द्रव्यमान अधिक होगा, इसीलिए रेल इंजन का संवेग भी क्या होगा, अधिक होगा। बच्चे इसी प्रश्न में अगर क्या दिया रहे, कि अगर दिया रहे संवेग नियत होता है, तब क्या करेंगे, ठीक है। यदि इसी प्रश्न में क्या दिया हुआ भाई मेरे, कि यदि 2 वस्तु का संवेग समान हो, ध्यान दीजिए बच्चे, यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है। इसी प्रश्न में आपको एक और हम टेल पार्ट निकाल के ला रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, यदि 2 वस्तु का संवेग समान है, वस्तु का संवेग क्या है भैया मेरे,
संवेग समान है ना। तो बोल रहा है कि किसका काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा क्या होता है 2m। तो भैया जो समान है उसको नियत कर देना है, यानी p यहां समान है तो उसको नियत कर दिए, p नियत हो गया तो भाई मेरे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/2m आ गया है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो भैया जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी है ना, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। तो गतिज ऊर्जा के केस में जस्ट अपोजिट होता है संवेग के। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अच्छा सवाल है बच्चे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, पूछेगा ही इस तरह का सवाल, आपको फंसाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक निश्चित समय में, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह का वेग विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो, है ना। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? बच्चे तरल पदार्थ की बात कर रहा है ना। इन एनालाइजिंग द फ्लो वेलोसिटी, याद रखिएगा फ्लो वेलोसिटी यानी फ्लूइड के वेलोसिटी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए फ्लूइड का वेलोसिटी इस तरह का होता है भाई मेरे, ये देखिए इस तरह का फ्लूइड का वेलोसिटी होता है। और मैंने कई बार आपको चर्चा भी किया है कि ये देखिए ये जो तरल का प्रवाह होता है इसको बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह। कौन सा प्रवाह बोलेंगे बच्चे? तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। ध्यान में रखना भाई मेरे, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं, यानी तरल का प्रवाह है। और तरल के प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर ध्यान में रखना है, प्रत्येक बिंदु पर, ये देखिए निश्चित बिंदु है, मैं मान लीजिए ए बिंदु है बच्चे, है ना, ये आपको क्या है बी बिंदु है क्या? नियत बिंदु पर वेग का मान सभी परतों के लिए क्या होगा? समान होगा। ध्यान में रखना बच्चे, समान होता है। और कह रहा है कि इस पर आपको एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग, बच्चे प्रवाह वेग का विश्लेषण, ये देखिए इस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, इस तरह से आप विश्लेषण कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। और ये क्या देगा? तो भाई मेरे यह डायरेक्शन का मान देगा, यानी यह दिशा बताएगा किसका? तो धारा रेखीय प्रवाह का, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, फ्लो में याद रखना है तरल के परतों पर, है ना, परतों पर याद रखिएगा, परतों पर खींची गई स्पर्श रेखा, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा, टेंजेंट जो बोलते हैं स्पर्श रेखा, या इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये किसका मान देता है भैया? तो टेंजेंट आपको, ठीक है, स्ट्रीम लाइन, है ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो का मान देगा। स्ट्रीम लाइन फ्लो की दिशा बताता है कि किधर से किधर आपका तरल, दिशा बताता है यानी किधर से किधर आपका तरल प्रवाहित होता है। तो भाई मेरे एकदम याद रखिएगा कि फ्लूइड में कभी भी तत्कालिक वक्र नहीं होगा, संवेग वक्र नहीं होगा। क्या होगा? तो धारा रेखीय प्रवाह होगा। याद रखना है कौन सा प्रवाह होगा? तो धारा रेखीय प्रवाह होगा, यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। और याद रखना है कि ये जो स्पर्श रेखा आप खींचते हैं, या स्पर्श रेखा या टेंजेंट किसके विषय में बताता है? तो धारा रेखीय प्रवाह की दिशा बताता है। धारा रेखीय प्रवाह की क्या बताएगा भैया? तो प्रवाह की दिशा बताता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, दिशा बताता है, तो बड़ा मस्त है और ये ध्यान में रखनी चाहिए। धारा रेखीय, याद रखना बच्चे, तत्कालिक वक्र नहीं होता, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां पर या इंस्टेंटेनियस कर्व नहीं होगा, संवेग वक्र भी नहीं होता, ये बेकार का है दोनों ऑप्शन। ठीक है, आपको या तो क्या होता है स्ट्रीम लाइन होता या विक्षुब्ध, याद रखिएगा विक्षुब्ध आपको क्या होता है? तो भैया विक्षुब्ध रेखा या विक्षुब्ध प्रवाह होता है, यानी टर्बुलेंट फ्लो होता। यही दोनों हो सकता था किसमें? तो तरल के प्रवाह में, है ना। तो आपको धारा रेखीय प्रवाह दिया हुआ है। धारा रेखीय प्रवाह किसको कहते हैं? तो बच्चे नियत बिंदु पर यदि तरल के प्रवाह का वेग नियत हो तो ऐसे तरल के प्रवाह को आप धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एकदम। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को एकदम ध्यान पूर्वक देखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। भैया यहां देखिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि VT ग्राफ में बराबर आपको बताऊंगा आगे भी। ठीक है, आपको बराबर क्या बोलते हैं इस तरह के प्रश्न मैं कराता रहूंगा। यहां देखिए VT ग्राफ जो है इसका क्षेत्रफल, ध्यान में रखना भाई मेरे, इसका क्षेत्रफल या इसका एरिया, है ना, एरिया है ना, ये किसका मान देगा? तो भैया ये विस्थापन का मान देता है। ध्यान में रखना है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है।
कौन? तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है। और वेग समय ग्राफ क्या, याद रखिएगा, ढाल। ढाल मतलब क्या होता है भाई मेरे? स्लोप होता है, स्लोप। स्लोप बोलते हैं, स्लोप। ये किसका मान देगा? तो भैया वेग समय ग्राफ की जो ढाल होगी वह त्वरण, है ना, त्वरण या एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है। ध्यान में रखिए बच्चे, एक्सेलरेशन का मान देता है। बोले कि सर थोड़ा सा और इसको एलेबरेट कीजिए। मान देता है, हाँ भैया एकदम एलेबरेट करेंगे हम, और आपको देखना भी चाहिए। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ये देखिए, एक मैं ग्राफ यहां बना रहा हूं, जरा उस पर थोड़ा गौर फरमाइए आप लोग। ये देखिए, ये ग्राफ है ना। ये इस पर ले लेते हैं वेग को, है ना बच्चे। इस पर ले लीजिए क्या, तो इस पर ले लेते हैं समय को। अब देखिए ग्राफ कैसा, ये देखिए यहां से चला, है ना, और ये देखिए ऐसा हो गया। मान लीजिए ये ऐसा हो गया। ध्यान दीजिए बच्चे, ये 3 ग्राफ है ना, 3 ग्राफ है। यहां से चला, है ना बच्चे, ओ ए, है ना, ये ले लेते हैं बी, और ये ले लेते हैं सी। अब जरा मेरी बात समझिएगा अच्छे से, यहां देखिए, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि ये देखिए समय के साथ वेग का मान क्या हो रहा है। तो समय के साथ वेग का मान यहां बढ़ रहा है, समय के साथ वेग का मान बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ में, ओए ग्राफ में क्या होगा भाई मेरे? तो ये होगा, याद रखना है, यहां आपको त्वरण नियत होगा, त्वरण नियत होगा। त्वरण क्या होगा? नियत होगा भैया मेरे। और यहां स्लोप निकाल लीजिए, ये θ1 है ना, तो θ1 और अप्रोक्सीमेटली tan θ1, है ना। और ये क्या हो जाएगा, यहां से ये देखिए, ये मान लेते हैं P है ना, P है। और बच्चे ये मान लेते हैं क्या है, आपको B है। तो P बाय बी, है ना। तो ये किसका मान देगा? तो यह त्वरण का मान देगा। अब देखिए यहां पर वेग क्या होगा? तो ये वेग एक समान वेग है। ध्यान में रखना भाई मेरे, एक समान वेग है। इस ग्राफ में क्या है? तो एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसीलिए त्वरण का मान यहां क्या होगा? तो 0 होता है। ध्यान में रखना है ना। और यहां त्वरण क्या होता? त्वरण ए बराबर नियत होता है ना। अब चलिए इस ग्राफ पर बात करते हैं, ओबी में, है ना, या बीसी में क्या होगा भाई मेरे? बीसी में क्या होगा? तो बीसी में जो है आपको समय के साथ वेग घट रहा है, इसीलिए त्वरण निगेटिव होगा, और इसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। अब देखिए, है ना, इधर से निकाल लीजिए भाई, इसमें तो त्वरण होगा नहीं, इधर से ग्राफ निकाल लीजिए, θ2। तो बच्चे θ2 बराबर यहां मंदन हो गया। ये भी देखिए, ये भी क्या होगा? P बाय बी। मान लीजिए यहां पर क्या है? तो B1 है, और ये क्या है? तो P है। तो P अब बट्टे B1, है ना, P बट्टे B1, ये भी tan θ ही होगा, है ना, tan θ1 ही होगा। ये भी आपको किसका मान देगा? तो भाई मेरे यह भी आपको त्वरण का ही मान देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है। और देखिए, अगर वेग समय ग्राफ, ये देखिए वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसके रेस्पेक्ट में? तो एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में अगर निकालें, तो यहां देखिए ये ट्रायंगल हो गया, है ना। ये देखिए ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया, और ये भी ट्रायंगल हो गया। तो कुल क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे तो एस बराबर, ये देखिए किसका? तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला वाला त्रिभुज, है ना भाई मेरे, प्लस क्या हो गया? तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, प्लस क्या हो गया भाई मेरे? फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस कुल का योगफल आपको किसका मान देगा? तो भैया ये विस्थापन का मान देगा। तो ध्यान में रखना है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में किसका मान देता है? तो भैया यह आपको विस्थापन का मान देता है। कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या होगा, किसी दिए गए समय अंतराल में, देखिए द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, क्या कहलाएगा? तो ये विस्थापन का मान देगा। ध्यान में रखना है, अगर ढाल निकालना होता, स्लोप निकालना होता और tan θ निकालते, तो ये किसका मान देता? तो भैया ये त्वरण का मान देता। तो कहीं से भी कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखना है प्रश्न में बच्चे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन। किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता, भैया ये देखिए रेसिस्टिविटी पर चर्चा कर रहा है। किस पर चर्चा कर रहा है? रेसिस्टिविटी पर। तो बहुत अच्छे से देखना है। देखिए आपको पता होनी चाहिए कि रेसिस्टिविटी, है ना, रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? भैया प्रतिरोधकता याद रखिएगा कि यह 3 चीज पर ही निर्भर करता है, या 2 चीज पर ही निर्भर करता है। पहला आपको तापमान पर, ध्यान में रखना बच्चे,
तापमान अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी आपको बढ़ जाएगी, है ना। याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीजेस रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस। और दूसरा प्रकृति पर डिपेंड करेगा, नेचर पर। मान लीजिए, ठीक है, आपको नेचर पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि आपका चांदी है ना, तब जो रेसिस्टिविटी होगा वो अलग होगा, है ना। याद रखना है, इसका रेसिस्टिविटी अलग होगा। कॉपर है तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, अलग होगी। यही अगर प्रतिरोध होता भैया, अगर ये प्रतिरोध होता तो प्रतिरोध निर्भर करता, ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध निर्भर करता। ये किस चीज पर निर्भर करता, तो भाई साहब बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता। पहला, लंबाई पर, याद रखना है, लंबाई यानी लेंथ पर ये डिपेंड करता। दूसरा, आपको क्षेत्रफल पर डिपेंड करता, यानी एरिया पर ये डिपेंड करता, क्षेत्रफल या एरिया पर डिपेंड करता। तीसरा, याद रखिएगा कि यह डिपेंड करता तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता, है ना। और चौथा बच्चे, यह प्रकृति पर डिपेंड करता, नेचर पर डिपेंड करता। और अंत में आपको प्रकाश पर भी, कुछ जो पदार्थ है उसका, ठीक है, आपको जो प्रतिरोध होता है वह आपको प्रकाश पर भी निर्भर करता है। तो एकदम ध्यान में रखना है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता यानी रो बराबर क्या हुआ, R इंटू ए अपॉन एल होता है। जहां R क्या है तो भैया ये प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है। और ए क्या है तो भैया ये क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है। और एल क्या है तो चालक की लंबाई है। और इसका यूनिट क्या हो जाता है तो ओम इंटू मीटर हो जाएगा। और यह केवल इस ऑप्शन के आधार पर अगर बात करें तो तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता, बाकी किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, इस ऑप्शन के आधार पर, है ना भैया। तो एकदम ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। एक दिन और हम लोग चर्चा किए थे इस सवाल पर, थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 बॉक्सों ए और बी। भाई साहब, आप सभी बच्चों को पता होगा कि यदि गैस अणु, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है तो ये जाके देखिए, ये यहां से गैस अणु चला 1 नंबर, ये देखिए दूसरे नंबर से जाके टकराया और यह एक सीधी रेखा में गमन किया। फिर देखिए, फिर टकराया, यहां तीसरे गैस अणु से टकराया और ये फिर एक सरल रेखा पर गमन किया। और इस सरल रेखा को आप कहते हैं मुक्त पथ। ध्यान में रखना भाई मेरे, इसको क्या कहते हैं तो मुक्त पथ कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, फ्री पाथ कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। याद रखिएगा कि जब भी गैस अणु, ठीक है, आपको, ठीक है, कहीं भी गमन करेगा तो आपको क्या होगा, ये प्रत्यास्थ टक्कर करेगा। और टक्कर के उपरांत ये जो पथ होता है, इस पथ को आप मुक्त पथ कहते हैं भैया। ये इसको मुक्त पथ कहते हैं, फ्री पाथ कहा जाता है, मुक्त पथ कहा जाता है। और ये हमेशा एक सरल रेखा होता है। चलिए, अच्छी बात है। यानी गैस अणु का गमन किस तरह से तो आपको मुक्त पथ के अनुसार होता है। और ये मुक्त पथ लैम्डा बराबर क्या होता भाई मेरे, ये होता है v, यानी आपको गैस का वेग, याद रखना भाई मेरे, गैस का वेग होता है बटे क्या होगा तो भैया ये हो जाता है, ठीक है, √2 पाई इंटू डी स्क्वायर और इंटू क्या हो गया, एन हो गया। ध्यान में रखना है एन, जहां याद रखना है डी क्या है तो गैस अणु का व्यास है। ध्यान में रखिएगा, गैस अणु का व्यास, अणुओं का व्यास है। ध्यान में रखना भाई मेरे, गैस अणुओं का क्या है तो व्यास है। और भी क्या है तो गैस का वेग होता है। और भाई मेरे एन क्या है तो अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या है। तो इस इक्वेशन से क्या निकल गया भाई तो इस इक्वेशन से निकल गया कि आपका जो मुक्त पथ होता है जिसको लैम्डा कहते हैं, यह मुक्त पथ किसका समानुपाती होगा तो गैस अणुओं के वेग का समानुपाती होगा, है ना। आपको गैस अणुओं के वेग का समानुपाती होगा, यहां से निकल गया। सबको कांस्टेंट मान लेते हैं तो ठीक है, मुक्त पथ जो है वह गैस अणुओं के वेग का समानुपाती होता है। इसको एकदम याद रख लेना भाई मेरे, इसको नोट डाउन करके रख लेना है। मैंने क्या कहा कि ठीक है, मुक्त पथ, ध्यान में रखिएगा, मुक्त पथ किसका तो गैस अणु का मुक्त पथ जो होता है, मुक्त पथ लैम्डा समानुपाती गैस का वेग। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, गैस का वेग होता है। ये एकदम कंसेप्ट याद रखना है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं भाई मेरे, आपको लैम्डा ए मान लीजिए है बराबर के, आपको क्या करेंगे VA, है ना। और लैम्डा बी
बराबर क्या हुआ के आपको Vb, यानी दो गैस अणु है, एक है A, दूसरा क्या है B है, तो भैया दोनों का वेग अलग अलग दिया हुआ है, दोनों का मुक्त पथ भी अलग अलग दिया हुआ है, तो भाई साहब दोनों को बट्टा कर दीजिए लैम्डा A बट्टा लैम्डा B बराबर क्या हुआ, तो VA बट्टा VB हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि लैम्डा A बट्टा, ठीक है, आपको लैम्डा B बराबर ये हो गया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि लैम्डा A बट्टा क्या VA बराबर क्या होगा, तो भाई साहब लैम्डा B बट्टा क्या VB। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। देखिए कहां पर है, लैम्डा A बराबर लैम्डा B होगा नहीं भैया, तो लैम्डा A बट्टा VA है ना बराबर लैम्डा B बट्टा VB, एकदम सही है। भाई साहब याद रखना है इस कंसेप्ट को कि मुक्त पथ से अगर गैस अणु फ्री मूव करता है तब उसका जो मुक्त पथ होता है वह गैस के वेग का समानुपाती होता है। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना चाहिए, आपको तुरंत सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई मेरे। यहां याद रखना है ना, एक उष्ण वस्तु, अच्छी बात है बच्चे, एक उष्ण वस्तु है, एक उष्मा विकिरण के रूप में अपनी उष्मा अपने परिवेश में छोड़ देता है। उष्मा हानि की दर, भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उष्मा हानि की दर या उष्मा क्षय की दर भी कहते हैं इसको, उष्मा क्षय की दर याद रखना है। ठीक है, लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी, लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी, हीट ऑफ द बॉडी याद रखना है कि ये दो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था। एक तो याद रखिएगा, ठीक है, आपको ठीक है, आपका लॉ ऑफ ठीक है कूलिंग याद रखिएगा। लॉ ऑफ कूलिंग किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, और बाद में इसको बहुत विस्तृत रूप से संशोधित किया किरचॉफ ने। ध्यान में रखना बच्चे, किरचॉफ ने संशोधित किया, बाद में आपको स्टीफन ने भी इस पर बहुत सारा काम किया। तो ध्यान में रखना है उष्मा क्षय की दर यानी dQ/dt, ये देखिए उष्मा क्षय की दर, और ये देखिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा उष्मा क्षय की दर घटेगी, है ना। ध्यान में रखना बच्चे, उष्मा क्षय की दर समानुपाती होता है वस्तु के क्षेत्रफल का, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, उतना ही ज्यादा उष्मा का क्षय होगा। चलिए अच्छी बात है। दूसरा समानुपाती होता है किसके, तो वस्तु का तापमान, याद रखिएगा वस्तु का तापमान और वायुमंडल के तापमान के अंतर का। ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है, वस्तु का तापमान, जो वस्तु जहां रखे हुए हैं उसका जो टेम्परेचर है, माइनस क्या, आपको वस्तु के वायुमंडल के तापमान के, वस्तु के वायुमंडल का तापमान का क्या होगा, समानुपाती होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, वायुमंडल का तापमान का क्या होता है, तो समानुपाती होता है। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, है ना, ये याद रखना है। और किसका समानुपाती होगा, तो भैया ये समानुपाती होगा आपको 1/, ठीक है, आपको लंबाई के, कितना लंबा वस्तु है उसका 1/, लंबाई का भी समानुपाती होता है। अब देखिए क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या बात हुआ यहां से। ठीक है बच्चे, उस ये हॉट ऑब्जेक्ट गिव्स अप heat to its surrounding in the form of heat radiation. On what does the rate of heat लॉस डिपेंड, तो वस्तु के तापमान पर निर्भर करता है, एकदम सही है। परिवेश के तापमान पर निर्भर करता है, ये भी सही है। वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर का समानुपाती होता है, ये भी सही है। बच्चे वस्तु के क्षेत्रफल का समानुपाती होगा और वस्तु के, ठीक है, लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी ध्यान में आपको रखनी चाहिए, है ना। आपको ए भी सही है, आपका बी भी सही है, आपका सी भी सही है। बच्चे आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, एकदम ध्यान में रखना है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी वस्तु के तापमान और परिवेश के तापमान और वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर का भी समानुपाती होता है उष्मा क्षय की दर। तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, इसको हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको एकदम सिंपल तरीका देखना है। ये देखिए, ये आपका है भैया, ये देखिए फिगर अच्छे से देखिए और एकदम समझना चाहिए आपको। ये देखिए इस पॉइंट पर आइए भाई मेरे, इस पॉइंट पर क्या होगा, तो भैया ये माध्य स्थिति है। कौन सा स्थिति है, तो माध्य स्थिति। इसको बोलते हैं क्या, तो भैया इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, है ना, माध्य स्थिति। ध्यान से देखते चलिए, कौन सा स्थिति है भैया, तो ये माध्य स्थिति है। जरा इस पर आइए, ये देखिए ये महत्तम स्थिति का पॉइंट हो गया, महत्तम स्थिति होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, महत्तम स्थिति हो गया, ये महत्तम स्थिति का बिंदु है। इस पर आइए तो फिर क्या हो गया, तो ये माध्य स्थिति वाला बिंदु हो गया। फिर यहां पर आइए तो ये महत्तम स्थिति वाला बिंदु हो गया। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन बिंदु कहां पर है। अब आते हैं, क्या कह रहा है कि t बराबर t/2, t बराबर t/2, तो देखिए 2 दूनी 4 कर दीजिए, तो भैया ये t
टी, ये देखिए क्या होगा, t/2 हो गया, t/2 हो गया, यानी ये पोजीशन है। इस पोजीशन पर पहला ऑप्शन जो है ये कौन सा पोजीशन है भैया, तो ये महत्तम स्थिति है। कौन सा स्थिति, महत्तम स्थिति। t बराबर t/2 कौन सा स्थिति है भैया, तो महत्तम स्थिति है। और आपको मैंने कहा है, क्या कहा है, बहुत बार इस तरह का सवाल मैंने बताया है कि महत्तम स्थिति पर क्या होता है, तो वेग आपको क्या होगा, तो भाई साहब वेग और तो याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी केवल जीरो होता है। वेग और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। बाकी सब, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे त्वरण हो, ये सब क्या होगा, या बल हो, ये सभी क्या होता है, तो महत्तम होता है। भैया ये महत्तम होगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ए बराबर, ठीक है, ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि टी बराबर t/2 पर, ठीक है, दोलक की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये तो मैक्सिमम होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई मेरे, तो यह जीरो हो जाता है ना। तो याद रखना है कि ये क्या होगा, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। अब इस पर आते हैं, t बराबर 4t/4, तो आपको देखना पड़ेगा 4t/4 कहां पर है भैया, 4t/4, ये देखिए काट दीजिए 4 यानी t, फिर ये आपको महत्तम स्थिति पर आ गया। कौन सा स्थिति पर, महत्तम स्थिति पर आ गया। तो भाई साहब त्वरण अधिकतम होता है। अभी तुरंत मैंने कहा था कि महत्तम स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण और बल सब महत्तम होगा। तो ये देखिए ये सही हो गया, क्योंकि t काट दीजिए, t बचा, तो t पर देखिए महत्तम स्थिति है, यहां मैंने कर रखा है बच्चे। t बराबर t/4 पर वेग अधिकतम होता है, t बराबर t/4 पर वेग अधिकतम होता है, t बराबर t/4 पर याद रखिए कौन सा स्थिति है, तो माध्य स्थिति है। और माध्य स्थिति पर मैंने कहा है कि भाई साहब आपको माध्य स्थिति पर वेग आपका और महत्तम होगा और काइनेटिक एनर्जी आपका महत्तम होगा, बाकी सब क्या होगा, तो भैया ये आपको बाकी सब क्या होगा, शून्य हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना, ये भी आपका सही है, यानी बी और सी आपका सही है। आंसर क्या होगा भैया, तो आपको डी नंबर हो जाएगा। तो कहीं से भी घबराना नहीं है भाई साहब आपको, ठीक है, केवल ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कैसा कह रहा है, सर कैसे बता रहे हैं, ठीक है, आपको उस आधार पर करना है सॉल्व। ये नहीं है कि आप अंधेरे में तीर मारते रहिए, तब आपको क्या पता चलेगा कि एकदम गलत होना ही है सवाल, तो कभी भी गलत नहीं होगा यदि मेरे तरीके से आप बनाएंगे भाई साहब। तो ध्यान में रखना है कि सर कैसे कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट पर आप लिख लेना है कि माध्य स्थिति कौन है, महत्तम स्थिति कैसा है, और उसके आधार पर आपको ऑप्शन को डील कर लेना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है भाई साहब, इसका आंसर बताइए आप लोग में से कोई बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर दिख नहीं रहा है, माथा दर्द कर रहा है मेरा, इसलिए ठीक है सुस्त हैं आज। क्यों भाई साहब, आप सभी बच्चों से आग्रह है कि आप देखिए, प्रेम से देखिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये वाला सवाल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको जो मैंने किया है यहां लिखा है उसको ध्यान में रखना है भाई, है ना। ये देखिए, ये मैंने कहा है कि आपको यहां पर इस तरह से करना है, तो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को गैदर करना है और फिर जाकर के ठीक है इसको नोट डाउन करना है। ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भैया, इतना छोटा छोटा कर देता है ये लोग, साइज को बड़ा कर देना चाहिए था, पूरा बोर्ड में फैला देना चाहिए था, तो ऐसा किया नहीं इसने, है ना। चलिए अब देखिए जरा इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। एक प्रोटॉन है ना भाई और एक इलेक्ट्रॉन का समान विभवांतर है, देखिए कितना मस्त सवाल है, से त्वरित किया जाता है, यानी विभवांतर समान है। यदि विभवांतर समान हो तो दोनों का आवेश क्या है, तो बच्चे एक का पॉजिटिव होता है एक का नेगेटिव होता है। तो आपको आवेश समान है तो बच्चे इसका ऊर्जा भी क्या होगा, समान, ऊर्जा का परिमाण भी दोनों का समान होगा। ध्यान में रखना बच्चे, मैंने क्या कहा कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन एकदम ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। एक बच्चा बोल रहा है कि सर विधायक जी ट्रांसफर करवा दे क्या सर, दें क्या, किसका ट्रांसफर करवाना है, क्यों करवाना है, ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कुमारी खुशी जी जरा बताइए, ये क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सुमन रॉय जी जरा बताइए, ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा होगा तो फिर ठीक है, हाँ हम लोग अगले सेट में करेंगे इस प्रश्न को। जरा देखिए क्या होगा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर लेमडा बराबर लेमडा बी, कैसे, अपने मन से। कभी भी अपने मन से कोई आंसर नहीं करेंगे भाई, बिना कंसेप्ट के। मैंने कहा है कि अपना दिमाग यूज करेंगे केवल कंसेप्ट पर, है ना। ये दिख नहीं रहा है, ये वाला विधायक जी, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, है ना। चल अब देख भाई, मेरी बात समझिए अच्छे से, है ना।
अब ज्यादा हम लोग इधर उधर ना करके सीधे प्रश्न पर हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा और प्रोटॉन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा पी क्या होता है? भाई साहब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका मान लीजिए क्या है, तो द्रव्यमान मान लीजिए mp है और इसका द्रव्यमान क्या है, me है। तो भाई साहब आपको पता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होता है। अच्छी बात है। अब आते हैं क्या, प्रश्न पर आते हैं। यहां देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्ब्डा बराबर होता है h बटे p। ध्यान में रखिएगा h बटे क्या होगा, p होता है। h बटे क्या होता है, p होता है। यानी h क्या है, तो भैया ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। एकदम समझिए इसको, प्लांक नियतांक है। चलिए अच्छी बात है, प्लांक नियतांक है। और यहाँ p क्या है, तो p बच्चे संवेग है। p बराबर क्या हुआ, संवेग है। और हम इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं। p बराबर याद रखना है कि h बटे p बराबर आपको पता है √2 m इंटू के ई होता है ना, के ई होता है, कैनेटिक एनर्जी होता है। और आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ कैनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ है ना, कैनेटिक एनर्जी सेम। h बटा क्या कर लीजिए, √2m। देखिए बोलिएगा कि सर ये कहाँ से पुट किए, तो आप सभी बच्चों को पता है कि कैनेटिक एनर्जी बराबर सर p² बटा 2m होता है। तो अगर p का वैल्यू निकालना चाहें तो p बराबर क्या निकलेगा, तो √2 के ई इंटू क्या करेंगे, m करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए h बटे √2m और ये कैनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर है। मैंने क्या कहा, यहां देखिए माइनस क्यू चार्ज है और यहां प्लस बोलते हैं, यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज है। और बच्चे विभवांतर दोनों का समान है, तो q इंटू वी है ना, और q इंटू वी दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा भाई मेरे। यानी दोनों का कैनेटिक एनर्जी समान होगा, ध्यान में रखना है। तो कैनेटिक एनर्जी समान है तो लैम्ब्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय √, क्या हुआ, 2m हो गया। ध्यान में रखिएगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। तो किसका द्रव्यमान अधिक है भैया, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है, तो लैम्ब्डा p का मान क्या हुआ, कम होगा। लैम्ब्डा E का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी लैम्ब्डा E क्या होता, अधिक होता है किससे, लैम्ब्डा p से। तो भैया लैम्ब्डा E अधिक है किससे, लैम्ब्डा p से। तो एकदम सिंपल है बच्चे, कुछ ऐसा नहीं है कि हाथ पैर मारे हम लोग, तुरंत आपका सवाल बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन अधिक होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। तो एकदम क्लियर रखिएगा इस कंसेप्ट को, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ना, तो ध्यान में रखना भाई मेरे। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखिए अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो ये ध्यान में रखना बच्चे, रेस्पेक्ट फॉर शशांक सर, अच्छी बात है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा तो भाई ठीक है, हम ही बेहोश हो जाएंगे, है ना, हम ही बेहोश हो जाएंगे भाई मेरे। इतना बड़ा बड़ा बात शशांक सर को सुनने का आदत भी नहीं है। शशांक सर एकदम टू दी पॉइंट बात करते हैं। जरा इस प्रश्न पर देखिए, अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है ना। तो ध्यान में रखिए बच्चे कि सेमीकंडक्टर जैसे ही बात करेगा ना, सेमीकंडक्टर्स, तो ध्यान में रखना सेमीकंडक्टर्स पर जैसे ही चर्चा करते हैं ना, तो आपको पता है कि इसमें दो चीज होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दूसरा होता है होल्स। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स और क्या होगा, होल्स होता है। और यही आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर ज्यादा होगा, याद रखिएगा, होल्स से, तो होल्स से अधिक होगा, तो ये हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और अगर आपको होल्स की संख्या अधिक हो जाएगा किससे, आपके इलेक्ट्रॉन से, तो भाई मेरे ये हो जाता है क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। यानी सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के, तो भैया आपको सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होता है, तो एक होता है इंट्रिंसिक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, है ना, एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, तो एक एन टाइप होगा और एक पी टाइप होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, मैंने क्या कहा कि सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, अर्धचालक आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो भाई साहब एक होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, आंतरिक बोलते हैं इसको, आंतरिक इंट्रिंसिक, जो शुद्ध होगा, है ना, इंट्रिंसिक को बोलते हैं शुद्ध, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। एकदम ध्यान में रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये शुद्ध आपको अर्धचालक है, जिसको इंट्रिंसिक कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक जो होता है बच्चे, इसमें आप डोपिंग करके चालकता का मान बढ़ाते हैं, है ना। और ये कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक एन टाइप और दूसरा क्या होता है, पी टाइप होता है भैया, एन और पी टाइप। और एन और पी टाइप याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और कोटर की संख्या
संख्या अधिक होती है। यदि ठीक है आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी होल से तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और याद रखना है उसमें ठीक है आप क्या करते हैं तो पेंटावैलेंट का डोपिंग करते हैं, पंच संयोजित तत्वों की डोपिंग करते हैं। और अगर होल्स की संख्या अधिक होगी इलेक्ट्रॉन से तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और इसमें ट्राइवैलेंट का डोपिंग करते हैं, त्रिसंयोजित तत्वों की डोपिंग की जाती है। डोपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें ठीक है अर्धचालकों में ठीक है अशुद्धि मिलाकर चालकता को बढ़ाते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है, कोटर तथा इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। नेक्स्ट देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? अच्छी बात है, हम कुछ नहीं जानते, शायद आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है। यहां देखिए जी क्या है भाई, इसको बोलते हैं, जी को बोलते हैं गिब्स एनर्जी। ध्यान दीजिए बच्चे, इसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी। आप बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जरा समझिएगा इसको तो मजा आ जाएगा। यानी किसी भी अभिक्रिया के संपन्नता के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है अभिक्रिया को, उस ऊर्जा को गिब्स एनर्जी कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, मैंने क्या कहा कि गिब्स एनर्जी किसको कहते हैं, गिब्स ऊर्जा। तो याद रखिएगा, किसी भी अभिक्रिया को करवाने के लिए दी गई कुल ऊर्जा, किसी भी अभिक्रिया को, याद रखना बच्चे, किसी भी अभिक्रिया को करवाने के लिए दी गई ऊर्जा, अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, यानी आपको क्या करने के लिए, संपन्न कराने के लिए दी गई ऊर्जा की मात्रा है ना, दी गई ऊर्जा की मात्रा है ना, इसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी। दी गई ऊर्जा की मात्रा को आप गिब्स एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा की मात्रा को आप क्या कहेंगे भैया, इसको गिब्स एनर्जी कहा जाता है। अच्छा कंसेप्ट है। अब देखिए, जब आप किसी अभिक्रिया को गिब्स एनर्जी देंगे तो ये H क्या है बच्चे, है ना, तो ये H याद रखना है कि इसको ठीक है, इसको क्या बोलते हैं तो हीट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। याद रखना है ये क्या होगा तो उष्मा अवशोषित होगा। ध्यान में रखेगा, उष्मा अवशोषित होता है। तो जितना आप किसी भी अभिक्रिया के द्वारा उष्मा अवशोषित होगा, उस उष्मा की मात्रा को आप H कहते हैं, डेल्टा H कहते हैं। ध्यान में रखना भाई मेरे। और ये देखिए ये S क्या है तो इसको बोलते हैं एंट्रोपी, है ना। आपको जब किसी ठीक है जब किसी अभिक्रिया को आप उष्मा देते हैं तो अव्यवस्था जितना फैलता है, अव्यवस्था जितना फैलेगा बच्चे, उस अव्यवस्था को आप क्या कहते हैं तो S कहते हैं। और S इंटू टी ये क्या होता है भाई, तो S इंटू टी को याद रखिए, इसको एंट्रोपी कहते हैं, और इंटू टी ये उष्मा हो जाता है। यानी किसी भी अभिक्रिया को दी गई कुल ऊर्जा बराबर ठीक है उसके द्वारा जितना उष्मा अवशोषित की जाएगी वो ऊर्जा, और जितना ठीक है अव्यवस्था में खर्च होगा ऊर्जा, उसका क्या होता है तो सब्सट्रैक्शन होता है। यानी कोई भी समीकरण ठीक है याद रखना है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस होता है। ध्यान में रखे बच्चे कि अगर डेल्टा जी का मान ठीक है क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाए तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। याद रखिएगा, त्वरित अभिक्रिया होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। बराबर पूछता है कि अगर डेल्टा जी का मान ग्रेटर देन जीरो हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ध्यान में रखिएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, है ना। और अगर डेल्टा जी का मान क्या होगा, जीरो हो गया तो याद रखना साम्यावस्था की अभिक्रिया होगी, साम्यावस्था की अभिक्रिया होगी, साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होता है बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखना है कि गिब्स ऊर्जा वह ऊर्जा की मात्रा है जो किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए दी गई ऊर्जा की मात्रा होती है। और गिब्स ऊर्जा में क्या होता है तो बच्चे डेल्टा एच होता है, और हीट ऑफ द रिएक्शन इसको कहते हैं। और यह किसी भी अभिक्रिया द्वारा अभिक्रिया में ठीक है आपको ठीक है अभिकारकों के द्वारा अवशोषित उष्मा की मात्रा है, और जितना अव्यवस्था फैलेगा वह एंट्रोपी कहलाएगा। एंट्रोपी इंटू टी कर देते हैं तो यह उष्मा की मात्रा देता है। तो किसी भी अभिक्रिया का कुल गिब्स ऊर्जा बराबर आपको जितना उष्मा अवशोषित किया वह ऊर्जा माइनस क्या आपको जितना अव्यवस्था फैला है ठीक है उसके उष्मा के कारण बच्चे उसको घटा दीजिए, वही गिब्स ऊर्जा की का मान देता है। और मैंने क्या बताया, तीन कंसेप्ट और बताया है कि यदि गिब्स ऊर्जा का मान आपको जीरो से कम होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, यानी त्वरित अभिक्रिया, स्वतः अभिक्रिया हो गया। ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और स्वतः अभिक्रिया, और ये साम्यावस्था की अभिक्रिया होती है। तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, नोट डाउन कर लेना भाई मेरे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है। चलिए जरा इसमें देखिए, निम्न में से किस अणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी। नहीं पता हमको, है ना, कैसे निकालेंगे भाई, लेकिन हमको कंसेप्ट जरूर पता है। देखिए कार्बन जोड़िए, 1 2 और 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है भैया। कितने कार्बन तो 3 कार्बन, तो 3 गुना 6 कर दीजिए, क्योंकि कार्बन में की परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6।
कोई बात नहीं है, प्लस। अब देखिए भाई हाइड्रोजन कितना, तो 3 1 4 2 6 था ना, 1 गुना 6 कर देते हैं ना, तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, ठीक, 18 प्लस कितना 6 यानी 24 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, है ना। एकदम सिंपल तरीका है निकालने का बच्चे, जो मैं कर रहा हूं। यहां देखिए कार्बन कितना 1, कार्बन कितना 2, कार्बन कितना 3 1 4 यानी 6 गुना 4, क्योंकि परमाणु संख्या 6 होता है, 4 ठो कार्बन है। हाइड्रोजन जोड़िए 3 1 4 1 5 3 8, ठीक है, 1 गुना 8 कर दिए बच्चे, 6 के 24 8 32 यानी यहां 32 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां जरा देखते हैं भाई मेरे, यहां भी देखिए कितना होगा, तो भाई साहब ये देखिए ये कितना हो गया, तो सी क्या हुआ, कार्बन है ना, कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है बच्चे, 4 गुना 6 कर दीजिए। अब प्लस क्या होगा भाई साहब, हाइड्रोजन कितना, तो 3 3 6, 1 गुना 6 कर दीजिए, 24 6 30 यानी 30 इलेक्ट्रॉन यहां पर पाया जाएगा, है ना बच्चे। तो ध्यान में रखना है कि आपको किसमें सबसे ज्यादा, तो आपके बी में सबसे ज्यादा, इस मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ध्यान में रखना भाई मेरे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, तो इसमें है। तो आंसर एकदम क्लियर है बच्चे, बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कार के 4 ट्यूब पृथक रूप से, बच्चे यहां पर देखिए ग्राहम का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राहम्स लॉ, ध्यान में रखना भाई मेरे। ग्राहम का नियम क्या कहता है, ग्राहम का नियम आपको किससे संबंधित है, तो ग्राहम का नियम संबंधित है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ग्राहम का नियम संबंधित है आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन से, यानी विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन से संबंधित है। ध्यान में रखिए बच्चे, डिफ्यूजन से संबंधित है, विसरण की दर है, विसरण की दर की बात हम कह रहे हैं। और ये क्या होता है, तो विसरण की दर जो होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है, विसरण की दर जो होती है वह गैसों के अनुभार के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का अर्थ है जिसका आपको अनुभार जितना कम होगा उसके विसरण की दर उतनी ही अधिक होगी। सबसे, ठीक है, आपको ज्यादा अनुभार यहां देखिए किसका है, तो भैया इसका 14 गुना 2 है 28, है ना, 28 ग्राम हो गया, 28 ग्राम हो गया, तो इसके विसरण की दर कम होगी, है ना। जरा इसमें देखिए 16 गुना 2 हो गया यानी 32 हो गया भाई मेरे, 32 ग्राम है, तो इसका अनुभार सबसे अधिक है, इसीलिए इसका विसरण की दर भी कम होगी। लेकिन इसके विसरण की दर देखिए यहां 2 ही ग्राम है, तो सबसे ज्यादा विसरण की दर किसकी होगी, तो आपको, ठीक है, हाइड्रोजन की होगी। हाइड्रोजन जल्दी भरा भी जाएगा किसी अति में ट्यूब में, और बच्चे हाइड्रोजन अगर रिसाव कर गया या लीक कर गया तो सबसे तीव्र गति से बाहर भी निकलेगा। तो ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन ही सबसे पहले भरा भी जाएगा और सबसे पहले अगर किसी तरह से उसमें छेद हो जाता है तो बाहर भी निकलेगा। तो एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिएगा भाई मेरे, बड़ा मस्त सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित तत्वों को धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो अच्छी बात है भाई, तो धात्विक गुण याद रखना आवर्त में, ये देखिए इसको बोलते हैं आवर्त, क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, कोई बात नहीं है, आवर्त बोलते हैं। तो आवर्त में याद रखना बच्चे, आवर्त में, आवर्त मतलब पीरियड होता है, आवर्त में, ठीक, हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको पता है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान क्या होगा, घटेगा, है ना, घटेगा। और अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो याद रखना मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान बढ़ेगा, है ना, अच्छी बात है भाई साहब। ये देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 है और ये किस वर्ग का तत्व है, तो ध्यान में रखना है कि ये जो है वर्ग 14वें वर्ग का तत्व है, 14वें वर्ग का तत्व है। चलिए बेरिलियम ये दूसरे वर्ग का तत्व है, मैग्नीशियम ये भी दूसरे वर्ग का तत्व है, लेकिन देखिए, ठीक है, मैग्नीशियम आ गया। उसके बाद सोडियम, ये क्या हुआ, तो बच्चे ये पहला वर्ग का तत्व है, फर्स्ट वर्ग का तत्व है। लेकिन ये देखिए सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन आपको एक आवर्त में पाया जाता है, जिस आवर्त का नाम क्या है, तो भाई मेरे तीसरे आवर्त का तत्व होता है। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले कौन होगा, तो सिलिकॉन होगा, सबसे बाद में है। उसके बाद कौन होगा भाई मेरे, तो आपको पता है कि उसके बाद होगा कौन, बेरिलियम होगा। उसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। क्यों, अब बोलिए कि सर मैग्नीशियम और बेरिलियम में तो आपने दोनों तो एक ही वर्ग का तत्व है, तब आपने ऐसा क्यों किया, तो भैया ये देखिए बेरिलियम हो गया और नीचे मैग्नीशियम है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ध्यान में रखिएगा, वर्ग में, ठीक है, वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान बढ़ता है, इसीलिए मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील तत्व है, ज्यादा धात्विक है, किसकी अपेक्षा, तो बेरिलियम की अपेक्षा। और सोडियम तो है ही बच्चे, आंसर मार दीजिएगा, बी नंबर आपका आंसर होगा। कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। मैंने क्या कहा कि आवर्त में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान क्या होता है, तो
तो भैया ये घटता है ना। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में अप टू डाउन जाएंगे, तो आपको मैंने कहा कि मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। तो ये कंसेप्ट याद रखनी है आपको, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है। तो भाई साहब लेड मतलब क्या होता है, तो लेड मतलब पीबी होता है। और याद रखना है इसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो 82 है ना। और किस वर्ग का तत्व है, तो 14वें वर्ग का तत्व है, 14वें वर्ग का तत्व होता है ना। अच्छी बात है भाई साहब। लेड का ठीक है 2-3 अयस्क होता जो बड़ा फेमस है, पीबीएस इसको बोलते हैं गैलेना, है ना, गैलेना कहते हैं। दूसरा याद रखना है कि PbCO3 इसको क्या बोलते हैं, तो सीरुसाइट कहते हैं, सीरुसाइट कहते हैं, बराबर पूछता है, सीरुसाइट कहा जाता है भाई मेरे, है ना। तो ये लेड के अयस्क हैं, लेड के अयस्क होते हैं। 2 बच्चे, कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ अंतिम रूप से टूट करके लेड का ही निर्माण करता है। और लेड जो होता है ना, यह उष्मा विद्युत का कुचालक धातु है, उष्मा विद्युत का कुचालक धातु है, एकदम ध्यान में रखिएगा। उष्मा विद्युत का कुचालक धातु कौन होता है, तो आपका लेड होता है, कुचालक धातु है भाई मेरे, एकदम याद रखिएगा, धातु है ना। तो याद रखना है गैलेना। भाई साहब पायरोलुसाइट मतलब क्या होता है, तो ये मैग्नीज का अयस्क है, MnO2 हो गया, है ना, मैग्नीज का अयस्क। लिमोनाइट क्या है, तो लोहे का अयस्क है, Fe, ठीक है, Fe2O3 इंटू 2s2 होता है, Fe2O3 इंटू 2s2 होता है, इसको लिमोनाइट कहते हैं, लोहे का अयस्क है भाई साहब, है ना। तो एकदम ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जरा इस पर बात कर लेते भाई मेरे, पाए बंध की बात कर रहा है ना। तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां देखिए ठीक है, आपको ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड और ये देखिए पाई पाई बॉन्ड, यानी मिडिल वाला सिग्मा, दोनों ऊपर वाला पाई पाई हो गया। यहां देखिए डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और एक क्या हुआ, एक पाई हो गया। तो भाई साहब पाई बॉन्ड कर रहा है, तो एक यहां पाई, एक यहां पाई, 2 पाई और एक यहां पाई, 3 पाई हो गया। तो ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है ये नहीं है। ध्यान में रखना है कि सिंगल बॉन्ड में आपको केवल एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है भाई साहब, एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में भाई साहब क्या होता है, तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। एकदम सिंपल है ना। तो एकदम ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है, भाई साहब ये COH जो है ना, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान में रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसका आयुपेक नाम क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा, IUPAC नेम इसका होता है क्या, तो एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड होता है भाई साहब, है ना, याद रखिएगा, है ना। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ये सब होता है। CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, और इसका जो आयुपेक नाम होता है ये होता है एल्केनल, क्या होगा, एल्केनल होता है। और ये जो आपको OH है इसको बोलते हैं, ठीक है, आपको क्या बोलेंगे, अल्कोहल वर्ग बोलते हैं, अल्कोहल, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, इसका क्या होता है, आयुपेक नाम होता है एल्केनॉल, एल्केनॉल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको OH हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, OH होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है, तो आंसर C नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टोलेंस अभिकर्मक को उपचयित करता है। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये टोलेंस अभिकर्मक है क्या, टोलेंस रिएजेंट है क्या। तो भाई साहब एकदम ध्यान में रखना है ना। जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन बता रहा है। ठीक है, प्रकाश कुशवाहा जी, गलत है तोर खुशी, किसका खुशी भैया, है ना, ध्यान में रखना भाई, किसका खुशी, खुशी खुशी खुशी, है ना, खूब पढ़ ले भाई। एकदम नहीं पढ़ेगा तो किसका क्या लेगा, किसी का कुछ नहीं ले सकता भाई मेरे, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी पढ़ो, रो के पढ़ो, हंस के पढ़ो, या ठीक है अंत में बेरोजगारी का आलम झेल करके पढ़ो, तो अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। जरा इसको देखिए, टोलेंस रिएजेंट, शायद पता भी हो आपको, नहीं भी पता हो, ध्यान में रखना है। ये क्या होता है, तो भैया ये होता है, ठीक है, आपको एमोनिकल, 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 एमोनिकल मतलब क्या, अमोनिया युक्त, अमोनिया युक्त बच्चे, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को आप क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखना है, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को आप कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। देखिए एकदम सिंपल रखना है भाई मेरे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो है ना, अभी बहुत सारे, ठीक है, देखिएगा बोर्ड पर क्या करेगा
कि एकदम बउआ बउआ क्वेश्चन लगा करके और अपने आप को शेर समझता है सब। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल पर हम देखते हैं कि एकदम बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन लगाएगा और अपने आप को शेर समझेगा और कहेगा क्या कि हम ही तो, मेरा ही सब रिजल्ट है ना, जितना रिजल्ट दिए हैं सब हम ही रिजल्ट दिए हैं, है ना। बउआ बउआ क्वेश्चन लगाएगा और अंत में अपने आप को शेर समझेगा। तो भाई साहब शेर मत समझिए और ठीक है, क्वेश्चन में दिमाग लगाइए और जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए, है ना। तभी देखिए कितना मस्त रिजल्ट होता है। एक बार बात मान करके देख ली, फिर देख कितना देखिए दुनिया एकदम नया दिखेगा। चलिए जरा इस पर बात कर लेते हैं। टॉलेंस रिएजेंट जो है ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, कोई बात नहीं है। और यह याद रखिएगा, यह एल्डिहाइड के साथ, एकदम ध्यान रखना भैया, एल्डिहाइड 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 मतलब क्या होता है, अभी तुरंत बताए थे, CHO के साथ, है ना, CHO के साथ, ध्यान में रखे भाई मेरे, CHO के साथ क्या करता है, तो साथ ठीक है आपको रजत दर्पण देता है, रजत दर्पण, ध्यान में रखना भाई मेरे, रजत दर्पण देता है। रजत दर्पण मतलब क्या हुआ, आपको काफी चमकीला पदार्थ का निर्माण करेगा, है ना। कौन, टॉलेंस रिएजेंट, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। तो भाई साहब अब आते हैं सुगर केन में, ध्यान में रखिएगा ये सुक्रोज है ना, सुक्रोज है भैया, है ना, सुक्रोज है। तो यह जो एल्डिहाइड नहीं देगा। स्टार्च, स्टार्च जो है आपको पता है कि स्टार्च जो होता है ये C6H10O5N होता है, ये भी आपको क्या करेगा, तो नहीं देगा बच्चे, ये भी आपको टॉलेंस अभिकर्मक को अपचयित नहीं करेगा। कौन करेगा, तो ग्लूकोज। बोलिए कि सर क्या है ग्लूकोज करेगा, तो भाई साहब आपको पता है कि ये CHO आ गया और ये C, ठीक है, याद रखना है कि इसमें एल्डो शुगर कहते हैं, यानी ग्लूकोज को आप क्या कहते हैं भाई साहब, तो ग्लूकोज को याद रखना है कि इसको एल्डो शुगर कहते हैं। और ग्लूकोज जो है यह क्या करेगा, तो टॉलेंस रिएजेंट को अपचयित कर, ठीक है, आपको रजत दर्पण देता है। तो एकदम ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी पदार्थ में ग्लूकोज के होने या एल्डिहाइड के होने का आपको पता चल जाता है, किसके द्वारा, तो टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा पता चल जाता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, तो इसको नोट डाउन कर लेना है और आगे भी काम आएगा ये आपको। अब देखिए इस प्रश्न पर बात करते हैं। भाई साहब देखिए, कह रहा है कि वह यौगिक जो साबुन में पूर्तिरोधी गुण, पूर्तिरोधी मतलब क्या हुआ, एंटीसेप्टिक गुण प्रदान करता है, एंटीसेप्टिक गुण प्रदान करता है, ये कौन है ना, पूर्तिरोधी गुण प्रदान करेगा, ये एंटीसेप्टिक गुण प्रदान करता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये दोनों क्या है, तो भैया ये अपमार्जक है, याद रखना, डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट होता है, ध्यान में रखना है। ये दोनों आपको क्या है, तो भैया ये अपमार्जक होता है, डिटर्जेंट है, अपमार्जक है, और इसको डिटर्जेंट मैंने कह दिया। और इसमें कौन सा गुण होता है, तो भैया इसमें सरफेक्टेंट गुण होता है, सफाई करने का गुण, सरफेक्टेंट गुण होता है, सरफेक्टेंट बोलते हैं, यानी सफाई का गुण होता है, सफाई का गुण इसमें पाया जाता है, सफाई का गुण पाया जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, सफाई का गुण पाया जाता है किसमें, तो आपके ठीक है, आपके ठीक है, सोडियम लोराइल सल्फेट और सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट में, है ना। अब देखिए बायोथायोनल, ये क्या होता है, बायोथायोनल जो है ये याद रखना है कि एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है बच्चे। और ये क्या करता है, तो ध्यान में रखिएगा, सूक्ष्म जीवों को मारता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, मारता है ना। कौन, तो आपका बायोथेनॉल। तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका आंसर बायोथेनॉल हो जाएगा। बच्चे कुछ एंटीसेप्टिक आपको देख लेनी चाहिए, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ एंटीसेप्टिक कौन है, तो जैसे बच्चे डिटॉल, डिटॉल है, डिटॉल भी आपको एंटीसेप्टिक है। और ये क्या होता है, तो क्लोरोजाइलिनॉल, याद रखना, क्लोरोजाइलिनॉल का बना होता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिटॉल किसके बने होते हैं, तो भाई साहब क्लोरोजाइलिनॉल का बना होता है, क्लोरोजाइलिनॉल का बना होता है। फिर आपको सेवलॉन आएगा, है ना, हाँ सेवलॉन याद रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेवलॉन किसका बना होता है, भाई साहब ये एंटीसेप्टिक है, ध्यान में रखना है, ये सारे जो है आपको एंटीसेप्टिक है। और क्लोरोहेक्सिडाइन और सेट्रीमाइड का बना होता है, क्लोरोहेक्सिडाइन, क्लोरोहेक्सिडाइन याद रखना, हेक्सिडाइन, और किसका बना है, तो सेट्रीमाइड का, सेट्रीमाइड का बना होता है ना, याद रखना है बच्चे। ये दोनों ठीक है आपको डिटॉल और ठीक है आपका सेवलॉन। बच्चे तीसरा आपको पता है कि बिटाडीन होता है, बिटाडीन होता है जिसमें आयोडीन होता है बच्चे, बिटाडीन। इसमें आपको पता है कि अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस क्या होता है, तो भाई साहब आयोडीन होता है। तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। बायोथेनॉल जो है इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा मिट्टी के तेल का क्वथनांक को किस ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाता है? तो बच्चे मिट्टी का तेल का किरोसिन बोलते हैं, और ध्यान में रखिएगा कि किरोसिन जो है 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चे ध्यान में रखिएगा, ये किरोसिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, किरोसिन है ना, किरोसिन याद रखना है कि किरोसिन जो है यह, ठीक है, आपको C18 से C36 हाइड्रोकार्बन का, याद रखना है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है ना, एकदम याद रखिए बच्चे, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। चलिए अच्छी बात है। इसे किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? तो इसे याद रखिए प्रभाजी आसवन द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा आपको टावर में, प्रभाजी आसवन द्वारा हम टावर में प्राप्त करते हैं, द्वारा टावर, फ्रैक्शनल टावर में प्राप्त करते हैं। यह भी ध्यान में रखना, फ्रैक्शनल टावर में आप प्राप्त करते हैं, टावर में, ठीक है, प्राप्त करते हैं किसको? तो भैया आपको किरोसिन को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है ना आपको कौन प्राप्त होता है? तो भाई साहब ये पेट्रोल प्राप्त होगा, है ना, पेट्रोल। और पेट्रोल का याद रखना है कि कितना होता है इसका, ठीक है, अगर हम बीपी की बात करें तो भाई साहब इसका बीपी 78 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, ठीक है, आपको लगभग, ठीक है, 100, ठीक है, आपको 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। किसका? पेट्रोल का। और उसके बाद आ जाए किरोसिन का, है ना, किरोसिन आते हैं, और मैंने कहा 150 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है, 150 से 300 डिग्री सेल्सियस आपको किरोसिन का होगा। उसके बाद किस पर का होता है? तो भैया डीजल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, जो 250 से आपको 350 डिग्री सेल्सियस पर आपको कौन प्राप्त होगा? तो डीजल प्राप्त होगा। ध्यान में रखना है कि पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा प्राप्त करते हैं, और डीजल की गुणवत्ता को सीटेन संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आंसर 150 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है ना? अच्छी बात है बच्चे। स्वच्छ जल का घनत्व कितना होगा? तो आपको पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्वच्छ जल का घनत्व होता है, लगभग इतना होता है। नमकीन जल यानी समुद्री जल के घनत्व की बात कर रहे हैं तो 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या होता है? तो समुद्री जल या नमकीन जल का घनत्व होता है। पेट्रोल का घनत्व कितना होगा भाई मेरे? तो 0.73 से लेकर के 0.75, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सबसे कम घनत्व किसका? तो भैया इस द्रव में सबसे कम घनत्व पेट्रोल का होगा। सबसे कम घनत्व क्या होगा? पेट्रोल का ही होगा। पेट्रोल इतना कम घनत्व होता है कि तुरंत आपको, टंकी अगर खुला हुआ है तो तुरंत उड़ जाएगा आकाश में, है ना, तो सबसे कम घनत्व होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता कैसे मापते हैं? अभी तुरंत मैंने बताया था, ऑक्टेन संख्या द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है भाई साहब? तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और ये याद रखना है कि यह कीटाणुनाशक में उपयोग में लाते हैं, कीटाणुनाशक में प्रयोग करते हैं, कीटाणुनाशक या जल शुद्धिकरण में, याद रखिएगा जल, ठीक है, जल शुद्धिकरण में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, बृहद पैमाने पर शुद्धिकरण में करते हैं, ध्यान में रखना भाई मेरे। और ठीक है, इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि इसका निर्माण होता है कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, और उस पर आप क्लोरीन प्रवाहित कर दिए, यानी चूना जल पर जब क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो भाई साहब हेसेन-क्लेवर विधि द्वारा, कौन सा विधि? हेसेन-क्लेवर विधि, इसको हेसेन-क्लेवर विधि कहते हैं, क्लेवर विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा आपको क्या होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भैया कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, क्विक लाइम कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है बच्चे। कह रहा पानी से लोहा, है ना, तो पानी से लोहा आपको पता है लोहा Fe2+ है ना, और वायु जब मिश्रित करेंगे तो ये क्या होगा? जल में घुल जाएगा, है ना, जल में घुल जाएगा, और यह आपको जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? तो फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेगा, FeOH2 बना लेगा। तो वायु मिश्रण, ठीक है, की प्रक्रिया से आपको क्या होगा? तो फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो अघुलनशील होगा, और ये क्या करेंगे? तो इस अघुलनशील को आप छन्ना पत्र द्वारा छान लेंगे और आपको मैग्नीज अलग प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, वायु मिश्रण द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं? तो अलग कर सकते हैं। क्लोरीनीकरण द्वारा भी आप कर सकते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि क्लोरीनीकरण जो है फेरस ऑक्साइड को किसमें बदल देता है? तो फेरस, ये देखिए इसको, ठीक है, हाईली ऑक्सीडाइज कर देगा क्लोरीन, और
फेरस को बदल देगा फेरिक में, और उसी तरह से मैग्नीज है, मैग्नीज को ये क्या करेगा, तो भैया ये मैग्नीज को भी आपको मैग्नीज, ठीक है, Mn2+ में बदल देता है। और जो क्या होगा कि आपको, ठीक है, ये दोनों आपका क्या होगा, तो भाई ये दोनों जो है आपको क्लोरीन से अभिक्रिया करके, ठीक है, आपको अलग अलग हो जाएगा। यानी ये भी आपको क्या है, तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज को अलग करने की प्रक्रिया, एक क्लोरीनीकरण भी होता है। और जब देखिए ये अंदर घुल जाएगा तो फिल्ट्रेशन द्वारा आप क्या करेंगे, तो ठीक है, जो अघुलनशील ठोस होगा उसको, ठीक है, आप निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा अलग कर लेंगे। तो यानी ठीक है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज को हटाने की तीनों प्रक्रिया होंगी, वायु मिश्रण, ठीक है, क्लोरीनीकरण और निस्यंदन। ये सभी प्रक्रियाओं का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना बच्चे, पानी से लोहा तथा मैग्नीज को हटाने के लिए वायु मिश्रण की प्रक्रिया, जिसमें मैंने क्या कहा कि वायु को जैसे ही आपने, ठीक है, उसमें डालना है तो ये क्या करेगा, लोहा को घुला देगा जल में, और लोहा क्या करेगा, तो बच्चे Fe2+ आयन जो है वह जल से अभिक्रिया करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेगा जो अघुलनशील होगा। मैग्नीज ऑलरेडी घुल जाएगा आपको जल में, ठीक, वायु के मिश्रण के कारण, और फिर जाकर के आप क्या करेंगे, छन्ना पत्र का उपयोग करके आप अलग कर लेंगे। और क्लोरीनीकरण में, क्लोरीनीकरण जो है, क्लोरीन जो है बच्चे ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और यह क्या करता है, तो फेरस को, ठीक है, फेरस को या लोहा को यह ऑक्सीकृत कर देगा, मैग्नीज को यह ऑक्सीकृत कर देगा, और आपको अलग अलग आयंस आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान में रखना है। निस्यंदन में क्या करेंगे, तो फिल्टरेशन प्रक्रिया द्वारा आप छान लेते, छन्ना पत्र का उपयोग करके छान लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये सभी प्रक्रियाएं लोहा से, पानी से लोहा तथा मैग्नीज को हटाने की प्रक्रियाएं हैं। चलिए, तो ये बातें ध्यान में रखना है। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं। देखिए कौन जवाब देता है, भाई साहब बहुत देर से हम बता रहे हैं, अब बताइए कौन जवाब इसको देता है ना, ध्यान दीजिए, इसका जवाब बताइए। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, लवणोभिद में, मरुदभिद में। और श्वसन मूल कहां पाया जाता है, रेस्पिरेटरी रूट कहां पाया जाएगा, तो भाई साहब ऐसे मृदा में, शायद पता ना हो आपको, ऐसे मृदा में पाए जाते हैं, ऐसा मृदा में, ठीक है, में उगे पेड़ में, याद रखना, उगे पेड़ में, ठीक है, उगे पेड़ में, ठीक है, आपको श्वसन मूल या रेस्पिरेटरी रूट्स पाया जाता है ऐसे मृदा में, उगे पेड़ में, ठीक है, जहां ऑक्सीजन कम हो। ध्यान में रखिएगा, जहां क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा। यानी जिस स्थान पर ऑक्सीजन कम होगा मृदा में, याद रखना है कि आपको, ठीक है, श्वसन मूल बाहर निकल आएगा। और इस श्वसन मूल को रेस्पिरेटरी रूट्स नहीं कहते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं न्यू मेटाफोर्स। याद रखना, न्यू मेटाफोर्स कहा जाता है। ये जनरली कहां होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि यह जो है आपको मैनग्रोव के वन में बहुत ज्यादा होगा, मैनग्रोव में होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, मैनग्रोव में यह बहुत ज्यादा होता है, ध्यान में रखिएगा। राइजोफोरा में यह बहुत ज्यादा होता है, राइजोफोरा में यह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एब्सीनिया में यह बहुत ज्यादा होता है, एब्सीनिया में। और ठीक है, किस मृदा में आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, तो भैया लवणोद्भिद मृदा में आपको ऑक्सीजन की कमी होगी मृदा में, इसीलिए जड़ ऊपर आ जाएगा और वह हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करेगा। लेकिन मरुद्भिद में आपको नहीं होगा बच्चे, मरुद्भिद में मृदा में ऑक्सीजन का अभाव नहीं होता है, मरुद्भिद में जल का अभाव होता है, जल का अभाव होता है। ध्यान में रखिएगा, जल का अभाव होगा, मृदा का अभाव नहीं होगा। लेकिन ठीक है, आपको जलोद्भिद में क्या होता है, यहां भी ऑक्सीजन का अभाव होगा, ऑक्सीजन का अभाव होगा, लेकिन यहां जल अत्यधिक मात्रा में पाया जाएगा, H2O ठीक है, अधिक मात्रा में पाया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। तो दो जगह ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है मृदा में, एक लवणोद्भिद में, ठीक है, लवणोद्भिद हेलोफाइट्स में, लवणीय मृदा में, और जलोद्भिद में यानी आपको हाइड्रोफाइट्स में। तो बच्चे ये दोनों आपका सही है। श्वसन मूल कहां पाया जाएगा, तो यहां आपको आंसर हो जाएगा डी नंबर बच्चे, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यानी लवणोद्भिद और किसमें, तो जलोद्भिद में आपको ठीक है क्या पाया जाएगा, तो श्वसन मूल पाए जाते हैं। और पेड़ों का नाम भी मैंने बता दिया, मैनग्रोव में, राइजोफोरा में, एब्सीनिया में आपको न्यू मेटाफोर्स पाया जाता है। और ये देखिए जड़ में ही क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, जड़ में ही आपको क्या होता है, ये देखिए छिद्र होता है और इसी के द्वारा यह ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो भाई साहब एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको न्यू मेटाफोर्स कहा जाता है। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर बताइए कौन बताता है। देखिए कौन बता रहा है इसका आंसर भाई साहब, देखिए कौन बताता है भाई साहब, कौन बताता है ना, कोई नहीं बता रहा है। मेरी बात समझिए अच्छे से, जैविक दृष्टिकोण से किस विवाह का निषेध माना जाता है, तो भाई साहब अगर ठीक है लड़का, ध्यान में रखिएगा लड़का क्या है, तो भाई साहब RH+ है ना, ध्यान में रखिएगा RH+ लड़का है। लड़की क्या हुआ, तो भाई साहब लड़की जो है ये RH-
है ना। और पहला जो बच्चा होगा, ठीक है, आपको ये देखिए लड़की के यूट्रस, ये यूट्रस है बच्चे यूट्रस है, यूट्रस में ये देखिए पहला बच्चा खूब अच्छे से, ठीक है, जन्म ले लेगा। लेकिन दूसरे बच्चे के केस में क्या होगा, तो यहां पर आपको पॉजिटिव आ जाएगा। किसका, तो बच्चे पॉजिटिव जो है पुरुष का जो है एंटीजन, ये पॉजिटिव एंटीजन RH पॉजिटिव का ये घेर लिया यूट्रस को। और जैसे ही, ठीक है, जैसे ही इसमें भ्रूण आएगा, यानी दूसरे बच्चे के केस में, दूसरा बच्चा, ध्यान में रखना बच्चे, दूसरा बच्चा के केस में आपको जैसे ही भ्रूण यहां आएगा, इस भ्रूण को ये क्या करेगा, तो ये जो, ठीक, एंटीजन है ये इसको मार देगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। इस घटना को क्या कहते हैं, तो इरिथ्रो, याद रखिएगा, इरिथ्रो फिटेलिसिस कहते हैं, फिटेलिसिस कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा कि यदि लड़का RH पॉजिटिव हो, लड़की RH निगेटिव हो, तो पहला बच्चा तो ठीक जन्म ले लेता है, लेकिन दूसरे बच्चे के संदर्भ में क्या होगा, यूट्रस के चारों तरफ एक पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, एंटीजन का घेरा बन जाएगा। और जैसे ही भ्रूण यूट्रस में जाएगा तो उसको क्या करेगा, तो यह एंटीजन मार देगा, है ना। याद रखना है कि इस घटना को आप क्या कहते हैं, तो इरिथ्रोफिटेलिसिस कहते हैं, इरिथ्रोफिटेलिसिस कहा जाता है बच्चे, इरिथ्रोफिटेलिसिस कहा जाता है ना। और ठीक है, इससे भी बचने का आजकल उपाय है बच्चे। आजकल क्या होता है, तो बच्चे याद रखना है कि इसमें RH गम, है ना, रोगम, है ना, ध्यान में रखिएगा, रोगम इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन देते हैं, ध्यान में रखिएगा, रोगम ग्लोब्यूलिन का इंजेक्शन देते हैं भैया। और ये RH पॉजिटिव का जो घेरा है उसको हटा देने का प्रयास करते हैं, इंजेक्शन देते हैं और रेगुलर डॉक्टर के टच में रहते हैं, है ना। ध्यान में रखिएगा कि इस एंटीजन को हटाने के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन, ठीक, आजकल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं रोगम। ये देखिए, RH से RH फैक्टर हो गया और तो ओगम कहते हैं, रोगम इंजेक्शन दिया जाता है इम्यूनोग्लोबिन का। तो भाई साहब अब प्रश्न में आइए क्या होगा, तो RH पॉजिटिव कौन, लड़का, और RH निगेटिव लड़की, याद रखना है, B नंबर होगा आपका आंसर, है ना। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्राणु और युग्मक के संयोजन की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। अच्छी बात है भाई। तो आपको पता है कि शुक्राणु ये हो गया मेल से प्राप्त होगा, और ठीक है आपको फीमेल से क्या प्राप्त हुआ, तो भाई ये प्राप्त हुआ ओभा, बोलते हैं ओभा, या अंडाणु कहते हैं, अंडाणु, ये मिल गया तो आपको क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है, ठीक है, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज या युग्मज बन, बोलिए, जायगोट बनता है, इसको बोलते हैं जायगोट, है ना, युग्मनज कहा जाता है, युग्मनज कहते हैं बच्चे, युग्मनज कहते हैं। और यही जायगोट आपको बाद में भ्रूण का निर्माण कर लेता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो अब आइए प्रश्न पर क्या कह रहा है, ठीक है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। तो भैया ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस घटना को लैंगिक प्रजनन जरूर कहते हैं, लेकिन परिणामित कौन होगा, तो भ्रूण का निर्माण होता है। तो ऐसा तो भ्रूण कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, इसीलिए आंसर हमारी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या कह रहा है, डीएनए मुख्यतः पाया जाता है। तो भाई साहब डीएनए जो है ना 3 जगह पाया जाता है, याद रखना है। सबसे पहले नाभिक में यानी केंद्रक में पाया जाएगा डीएनए, केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं, केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में आपको डीएनए पाया जाता है। और कहां पाया जाएगा, तो भाई साहब और पाया जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाए जाते हैं, है ना। और तीसरा पाया जाता है प्लास्टिड्स में, याद रखना प्लास्टिड्स में आपको डीएनए पाए जाते हैं। इन 3 जगह पर डीएनए पाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। केंद्रक में सही बात है, साइटोप्लाज्म में नहीं, न्यूक्लियोलस में नहीं, तो ध्यान में रखना इस दोनों में नहीं पाया जाएगा। और डीएनए क्या होता है भाई साहब, तो ये डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं। और याद रखना है कि ये डीएनए जो है ये क्या होता है भाई साहब, तो याद रखिएगा कि ये डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। याद रखना ये क्या होता है, तो ये ठीक है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का काम करता है। और ये बना होता है पहला फॉस्फोरिक एसिड से, ध्यान में रखिएगा फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा आपको पता है नाइट्रोजिनस बेस का बना होता है, तीसरा राइबोज शर्करा होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शुगर इसमें पाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर इसमें पाए जाएंगे। तो ये याद रखना जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये लेकर के जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है। ये देखिए फिनाइलोक्टूनेरिया, है ना, ये गलत दिया है भाई मेरे, ये क्या होता है फिनाइलोक्टूनेरिया,
फिनाइल और कीटोनूरिया बोलते हैं, कीटोनूरिया कहा जाता है, कीटोनूरिया कहते हैं। और इसमें फिनाइल एलेनिन, ध्यान में रखिएगा, फिनाइल एलेनिन का जो है उत्पादन है ना, फिनाइल एलेनिन का उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, उत्पादन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चे, तो त्वचा में मेलेनिन की मात्रा घटती है। त्वचा में किसकी मात्रा, तो मेलेनिन, याद रखिए, चकता चकता आपके शरीर में होगा, मेलेनिन की मात्रा घटती है, यानी ये त्वचा का पिगमेंट घटाता है ना, ध्यान में रखिएगा, मात्रा कम हो जाती है, त्वचा में मेलेनिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, पहला जो है फिनाइलोक्टूनेरिया, यह आपके ठीक है मेलेनिन की मात्रा को त्वचा में घटाएगा, ना कि बढ़ाएगा, है ना, तो गलत हो गया। एल्बिनिज्म, ये देखिए एल्बिनिज्म में क्या होता है, तो बच्चे एल्बिनिज्म में क्या होगा कि आपको मेलेनिन, डायरेक्ट मेलेनिन, ये जेनेटिक डिजीज है, मेलेनिन की मात्रा घटती है और शरीर जो है ना पूर्णतः उजला होता, मात्रा घटती है, जिसमें शरीर पूरे तरह से उजला हो जाएगा, जेनेटिक डिजीज है। और हायर लिप, यानी ये क्या होता है, तो क्लेफ्ट 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 आपको टंग हो जाएगा, क्लेफ्ट टंग हो जाता है भाई मेरे, क्लेफ्ट टंग हो जाता है, यानी आपका जीभ जो है ठीक है, जो ओठ जो है वो कट जाता है, TONG टंग बोलते हैं, क्लेफ्ट टंग बोलते हैं भाई मेरे, है ना, इसमें टंग आपका कट जाएगा, यानी आपका जीभ जो है या ओठ जो है वो आपका कट जाता है। तो इसमें से कोई भी मेलेनिन की मात्रा को बढ़ाता नहीं है, सब आपको घटा ही रहा है, ये तो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, है ना। तो ध्यान में रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका भी आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ई नंबर बच्चे, ई नंबर आंसर हो जाता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे, ये देखिए तंत्रिका कोशिका है, ये क्या है, इसको बोलते हैं साइटोन, याद रखिए बच्चे, साइटोन कहते हैं। और यहां देखिए ये क्या होता है, ये डेंड्राइट्स होता है, ये डेंड्राइट्स होगा, ये डेंड्राइट्स होता है ना, ध्यान में रखना, ये डेंड्राइट्स हो गया। और ये आपका क्या है, एक्सोन हो गया, है ना। और इसी में क्या होता है, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर, नोड ऑफ रेनबियर, ये क्या होगा, नोड ऑफ रेनबियर, ध्यान में रखिएगा। और नीचे क्या हो गया, तो ये नोड ऑफ रेनबियर आ जाएगा, नोड ऑफ रेनबियर, ध्यान में रखिए, माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनबियर। और यहां देखिए ये इस तरह से होता है ना, इसको बोलते हैं, जैसे ही एक्सोन खत्म होगा तो इससे टच करते हुए आपको क्या होगा बच्चे, साइनेप्सिस होता है, नया वाला जो आपको एक्सोन होगा, नया वाला जो है तो न्यूरॉन्स यहीं से टच करता है, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस, यानी दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से किससे टच करता है, तो भैया साइनेप्सिस से ये टच करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, साइनेप्सिस से टच करेगा। यानी किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमास्म के बीच जो संधि होती है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस, याद रखना, सिनेप्सिस कहा जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है। नोड ऑफ रेनबियर, ये क्या होता है, तो भाई साहब ये डिफरेंट पोटेंशियल जोन होता है, याद रखना है, ठीक है, विभव जोन बोलते हैं इसको, विभव जोन कहते हैं, जहां क्या होगा, तो भाई साहब यहां पर आपको ठीक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या होता है, पैसेज होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रवाह होता है, किसमें, तो आपको रेनबियर के नोड में प्रवाह होता है ना, ध्यान में रखिएगा। ये एक ही ठीक है एक्सोन में होता है, ये देखिए एक ही एक्सोन में ये क्या है, तो नोड ऑफ रेनबियर है, नोड ऑफ रेनबियर। और इसको ढका कौन रहता है, तो भैया ये माइलिन शीथ होता है, वो इसको ढके हुए रहता है। तो ध्यान में रखना है भैया कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको सी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमाशय का पीएच श्रेणी कितना होता है, तो भैया अमाशय का पीएच मान 1.5 से 2 होता है, क्योंकि अमाशय में याद रखना, अमाशय में ऑक्जेंटिक सेल्स से, ध्यान में रखना, ऑक्जेंटिक सेल्स से क्या निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है, जो क्या करता है, तो भोजन को अम्लीय प्रदान करता है, याद रखना है बच्चे, निकलता है जो भोजन को, ध्यान में रखना, जो भोजन को अम्लीय, याद रखिएगा अम्लीय, जो भोजन को ठीक क्या करता है, अम्लीय, है ना, अम्लीय गुण प्रदान करता है, अम्लीय गुण प्रदान करता है, एकदम ध्यान में रखना भैया मेरे, अम्लीय गुण प्रदान करता है, यानी आपको आपका भोजन कंप्लीटली अम्लीय हो जाएगा, किसकी वजह से, तो अमाशय में निकले ठीक है HCl के कारण। और ये पीएच मान 1.5 से 2.5 के बीच होता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, 1.5 से ठीक है 2 के बीच होता है, 1.5 से 2 के बीच। और यह HCl करता क्या है, एक तो भोजन को अम्लीय बनाता है, दूसरा HCl क्या करेगा, तो 2 काम करता है, ये पेप्सिन को, याद रखना, पेप्सिन को और क्या, रेनिन को क्रियाशील बनाता है, रेनिन को क्या करता है, तो क्रियाशील बनाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्रियाशील
बनाता है। कौन? HCl क्रियाशील बनाता है। पेट में यह क्रियाशील बनाएगा रेनिन और किसको? तो भैया पेप्सिन को। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एक जलीय वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म दर्शक जंतु तथा पादप समूह को फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं बच्चे। इसको प्लैंक्टन्स कहा जाता है, प्लैंक्टन्स कहते हैं। और यही आपको क्या है, तो याद रखना है कि यही जो है आपको समुद्री जीव का, ठीक है, समुद्री जीवों का भोजन होता है। ध्यान में रखिएगा, जीवों का भोजन होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स या प्लैंक्टन्स की बात कर रहे हैं बच्चे, भोजन होता है। और सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है आपको, ठीक है, किसमें? तो आपके समुद्री क्षेत्र में, है ना। ध्यान में रखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन प्राप्त करता है? तो भाई साहब पौधे का शीर्ष भाग, याद रखिएगा शीर्ष भाग। ये पौधा है और ये शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग है ना, शीर्ष भाग कहिए। और इसको आप बर्ड भी कह सकते हैं, BUD बर्ड कह सकते हैं। बर्ड जो है शीर्ष भाग या बर्ड, या आप कह सकते हैं क्या? तो बच्चे फॉलिएज भी कह सकते हैं। या आप क्या कह सकते हैं? यही आपको क्या करेगा? यही आपको फूल बनने का उद्दीपन प्राप्त करता है, फूल बनने का, है ना बच्चे, ठीक है। इसको एक तरह से कह सकते हैं क्या? एम्ब्रियोनिक स्टेम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेम भी कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम कहते हैं। और यही क्या करता है? यही फूल बनने का, है ना, बनने का उद्दीपन प्राप्त करता है। फूल बनने का उद्दीपन ने स्टिमुलेशन प्राप्त करता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टिमुलेशन प्राप्त करता है। ध्यान में रखिएगा, स्टिमुलेशन प्राप्त करता है कौन? तो आपको फॉइलेज या एम्ब्रियोनिक स्टेम बोलते हैं बच्चे, भ्रूणीय टहनी कहते हैं। हिंदी में क्या होता है? तो भ्रूणीय टहनी। यही आपको क्या करेगा? तो आपको उद्दीपन प्राप्त करता है। किसके लिए? तो भाई साहब आपके फूल के लिए। भ्रूणीय टहनी कहा जाता है इसको। तो ये देखिए पर्ण, हिंदी में क्या होता है? पर्ण होता है, फॉइलेज बोलते हैं ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करा प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन। भाई साहब टायरोसिन जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। टायरोसिन जो है ये क्या होता है? तो याद रखना, टायरोसिन जो है, ठीक है, यह आपको, ठीक है, यह न्यूरोट्रांसमीटर है। किसका? तो यह न्यूरोट्रांसमीटर है। ध्यान में रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर है। किसका? तो ट्रांसमीटर है 3 चीजों का। पहला तो बच्चे डोपामीन का, याद रखिएगा आपके, ठीक है, आपको, ठीक है, क्या करेगा? खुशी उत्पन्न करेगा, यानी आपके दिमाग में खुशी भर देगा, या आपके दिमाग में क्या करेगा? तो बच्चे सौरव भर देगा, डिप्रेशन में लेके चला जाएगा, इसको बोलते हैं डोपामीन, है ना। दूसरा इपिनेफ्रीन, ध्यान में रखिएगा, इपिनेफ्रीन, है ना, इपिनेफ्रीन ये भी होता है। तीसरा आपको नॉरइपिनेफ्रीन, ध्यान में रखिएगा, नॉरइपिनेफ्रीन, है ना, नॉरइपिनेफ्रीन। ये देखिए, यानी यह जो है आपको 3 हार्मोन जो है उसके लिए ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन? तो टायरोसिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है बच्चे। तो यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में एकदम देखिएगा, खुशी आपके शरीर में जागृत हो जाएगा और आप कोई भी काम को काफी अधिक ऊर्जावान तरीके से करेंगे। ये कौन सा करेगा? तो ये टायरोसिन की मात्रा आपके शरीर में जैसे ही बढ़ेगा, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। यानी ये क्या करता है कि आपको इमोशनली और बच्चे इन्वायरमेंटली आप में क्या करेगा? तरह तरह से संवेदना उत्पन्न करने का काम करेगा। ये दोनों काम इसके लिए है ना, टायरोसिन का। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये गलत बात है भैया, ठीक है। ये अगर सेक्रेट होता है तो आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप बहुत खुश रहिए और अपने टायरोसिन के लेवल को बढ़ा करके रखिए, अपने डोपामीन के लेवल को बढ़ा कर रखिए, तो आप खुश रहिएगा और बुढ़ापा जल्दी आप में नहीं आएगा। तो आंसर आपको हो गया कौन सा? सी नंबर। देखिए क्या कह रहा, सही नहीं है बच्चे, तो नहीं यही होगा आंसर, है ना। तो ये जितना ज्यादा सेक्रेट होगा उतना ही ज्यादा आप खुश रहेंगे और बुढ़ापा देर से आएगा, झुर्री कम आएगा आपके शरीर में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा एडिसन रोग किसके संबंधित है? तो भाई साहब ये एडिनल कॉर्टेक्स से संबंधित है, एडिनल कॉर्टेक्स से संबंधित है। और याद रखना है कि इसमें क्या होगा? तो आपका रक्तचाप अनियमित हो जाएगा, रक्तचाप आपका क्या होगा? अनियमित हो जाता है, ब्लड प्रेशर इसमें अनियमित हो जाता है, एक बात। दूसरी बात क्या बच्चे, कि आपका उपापचय दर जल्दी भोजन पचेगा नहीं, उपापचय दर आपका अनियमित हो जाएगा। किसमें? एडिसन रोग में जनरली, ठीक है, आपको क्या होगा? अनियमित हो जाता है।
ध्यान में रखिएगा, है ना। और ये किसकी वजह से होता है, तो एडिनल कॉर्टेक्स के कारण होता है, एडिनल ग्लैंड से सेक्रेट हार्मोन के कारण होता है बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। गलगंठ, ये याद रखना है कि ये क्या होता है, तो थायरॉक्सिन के कारण, थायरॉक्सिन कम सेक्रेट होता है, थायरॉक्सिन के कम स्रवण के कारण कौन सा रोग होगा, तो थायरोसिन के कम स्रवण के कारण जो थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है, इसके कारण गलगंठ रोग होता है, कम स्रवण के कारण होता है बच्चे, श्रावण के कारण यह रोग होगा। रेखित पेशियां, स्टेटेड मसल्स, ये आपको मांसपेशी में पाया जाता है, मांसपेशी में पाया जाता है भाई साहब, है ना, इससे कोई लेना देना इसका नहीं है ना, स्टेटेड मसल। तो एडिनल कॉर्टेक्स से सेक्रेट होता है और इसी से एडिशन रोग होता है। यहां देखिए डीएनए अणु में प्रोटीन का संकेत सूचना किससे मिलता है, तो भाई साहब डीएनए में याद रखना है कि डीएनए अणु जो है, ठीक है, इसमें दो चीज होता है, ध्यान दीजिए बराबर, ये एक दो बार और भी मैंने इस क्वेश्चन को डील किया है। डीएनए जो है इसमें दो चीज पाया जाता है, एक तो पाया जाता है एक्सॉन्स, भाई साहब ई नहीं, ए से हो जाता है एक्सॉन्स, अगर होता तो ये आपको क्या होता है, तो न्यूरॉन्स में पाया जाता है, ये EXONS है एक्सॉन्स, है ना। ये क्या होता है, तो बच्चे ये प्रोटीन की सूचना वाला भाग होता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की सूचना वाला भाग। कौन सा प्रोटीन बनेगा, किसका प्रोटीन का निर्माण डीएनए करेगा, तो प्रोटीन की सूचना वाला भाग को आप क्या कहते हैं, तो याद रखना एक्सॉन्स कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपको डीएनए को कौन सा, ठीक है, आपको एमिनो एसिड का निर्माण करना है, इस पार्ट को आप एक्सॉन्स कहते हैं। और बच्चे दूसरा होता है इंट्रॉन्स, याद रखना इंट्रॉन्स होता है, ये क्या होता है, तो नन प्रोटीन भाग है बच्चे, नन प्रोटीन भाग, यानी कोई इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाता है, ये नन प्रोटीन भाग होता है, ध्यान में रखिएगा, नन प्रोटीन भाग होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है आपके किसमें, डीएनए में। तो नन प्रोटीन भाग को इंट्रॉन्स, जबकि प्रोटीन भाग को एक्सॉन्स कहते हैं। और यही एक्सॉन्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है कि किस एमिनो एसिड का निर्माण होना चाहिए, किस आपको इंफॉर्मेशन का निर्माण होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, एक्सॉन्स कहलाएगा बच्चे। रिप्लिकेंस, रिप्लिकॉन्स का मतलब क्या होता है, तो यह आपको डीएनए ठीक है को रिप्लिकेट करता है बच्चे, डीएनए को रिप्लिकेट करेगा, यानी कौन सा डीएनए बनना चाहिए उसका रिप्लिकेशन करने का काम कौन करता है, तो रिप्लिकॉन्स करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है, तो भाई साहब टर्नर सिंड्रोम में आपको पता है कि पहले तो ये महिला में होगा, ध्यान में रखिएगा, महिला में होता है, महिला में होगा, महिला में होता है, एक बात। दूसरी बात क्या कि आपको 44 गुणसूत्र तो होता ही होता है साथ में, ठीक है, एक एक्स गुणसूत्र कम हो गया, यानी ये देखिए एक्स होना चाहिए था तो एक्स नॉट कर दिए, यानी एक एक्स गुणसूत्र कम हो गया। तो महिला क्या होगी, तो महिला जो है, ठीक है, आपको बाज होंगी, ध्यान में रखिएगा, बाज हो जाएंगी, बाज हो जाएंगी, याद रखना है, बाज हो जाएंगी, ध्यान में रखिएगा, बाज हो जाएंगी। और क्या होगा, तो यूट्रस कम विकसित होगा, यूट्रस कम विकसित होगा, यूट्रस कम विकसित हो जाएगा, है ना, ध्यान में रखा बच्चे, कम विकसित होगा। तो यहाँ किस गुणसूत्र में अंतर हो रहा है, तो पॉलीप्लाइडी में नहीं हो रहा है, ऑटोसोम में भी नहीं हो रहा है, लिंग गुणसूत्र में देखिए XX क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, एक एक्स गुणसूत्र में कमी हो गया, यानी यहाँ 45 गुणसूत्र ही टर्नर सिंड्रोम में पाया जाता है, 45 गुणसूत्र ही आपको पाया जाएगा, 45 गुणसूत्र ही इसमें पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखिए बच्चे, 45 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे किसमें, टर्नर सिंड्रोम में, और महिलाओं में होता है। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया जाता है, तो बच्चे न्यूरोस्पोरा का करते हैं। और ये किसने किया था, तो भाई साहब सबसे पहले बिडल और टेटम ने, याद रखा, बिडल और टेटम ने ये काम किया था, बिडल और टेटम ने सबसे पहले न्यूरोस्पोरा का प्रयोग किया था, किसके लिए, तो भैया आपको जीन प्रकटन तथा नियमन के लिए उन्होंने किया था। उन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसको बोलते हैं वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, और इसी में इसने सबसे पहले न्यूरोस्पोरा का यूज किया था, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दिया था, वन एंजाइम थ्योरी इन्होंने दिया था, ध्यान में रखना बच्चे, है ना, थ्योरी दिया था। एल्बियोगो, ये देखिए ये क्या है, ये पौधों में रोग उत्पन्न करता है, पौधों में रोग उत्पन्न करेगा, ध्यान में रखिएगा, रोग उत्पन्न करता है, यानी वह पदार्थ जो पौधों में रोग उत्पन्न करता है उसे एल्बिगो कहा जाता है। राजोपस, ये भी आपको एक तरह का क्या है, तो कवक ही है बच्चे, ब्रेड मोल्ड है, याद रखना, ब्रेड मोल्ड इसको कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। ये बातें याद रखनी नहीं चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान में रखना है। ये न्यूरोस्पोरा हो गया, है ना। चलिए